नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। प्रीति, शिखा दी, माँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? बोला गए क्या? देखो, देखो मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी है। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। मुझे अच्छी तरह से पता है कि सनी तुम्हारे ही पास है। तुम्हारे मेरे बीच में जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे और परेशान करना बंद कर दो, समझे? और चुपचाप मेरा सनी लौटा दो मुझे। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बता दो सनी कहाँ है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, मेरा गुस्सा तेरे बेटे सनी पर मत निकालो, समझे? तो मुझे चुपचाप मेरा बेटा लौटा दो, नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जाओ पुलिस के पास जाओ, जो करना है करो, लेकिन एक बार पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर, ये मेरा बेटा सनी है। कब से गायब है ये? सर, कल सुबह से गायब है। पूरी रात इसे ढूंढ लिया, मोहल्ले में पूछताछ कर ली, दोस्तों को फोन करके पूछ लिया, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। आपको किसी पे शक? सर, सिर्फ शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा महेश के पास है। ये महेश कौन है? सर, महेश मेरे पति हैं। 1 हफ्ते पहले मैंने उन्हें छोड़ दिया था, अभी अपने माँ के घर रह रही। सर, महेश मुझे फोन कर करके सनी से मिलने के लिए बार बार परेशान कर रहा था, इसलिए कल स्कूल के बाद मैंने सनी को महेश के पास भेज दिया था। 9 बजे सनी को लौट आना था घर, लेकिन अब तक नहीं लौटा। तुमने महेश को फोन किया, उससे बात की? हाँ सर, मैंने फोन किया था महेश को, लेकिन वो कह रहा है कि सनी उसके पास नहीं है। सर, वो झूठ बोल रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि सनी उसी के पास है, उसी ने उसे कहीं छिपाया है। मैं क्यों छुपाऊं सर? बल्कि शिखा ने उसे छुपाया होगा और मुझ पर इल्जाम ले रही है वो। हाँ साहब, मेरा बेटा पूरी रात परेशान था, बल्कि वो अभी पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज करवाने ही वाला था। जब से ये शिखा घर छोड़कर चली गई है ना, तब से सनी को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। पर ऐसा हुआ क्या जो शिखा सनी को लेकर चली गई? साहब, वो तो झगड़ालू औरत है। उस दिन कुछ ज्यादा ही झगड़ा हो गया और उसे घर छोड़ के जाने का मौका मिल गया। सनी जी पापा, बेटा थोड़ा नमक लेकर। मम्मा, पापा को नमक चाहिए, खाने में नमक कम है। शिखा, ये क्या है? पागल हो गई हो क्या? बस तुम्हारी ये आदत है ना, सनी को एक दिन लेट डूबेंगी। अरे जब देखो तब उसे पढ़ाई के बाद डिस्टर्ब करती रहती हो तुम। चल सनी। हर बात पे लड़ती थी। मुझे तो लगता है कि उसे घर छोड़ के जाने का बहाना ही चाहिए था। कब हुआ ये सब अभी 20 अप्रैल को। तो तुम्हें शक है कि कोई उसे अगवा कर सकता है? शक नहीं है सर, यकीन है। मुझे यकीन है कि शिखा ने सनी को कहीं छुपा के रखा है। परिवार हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। इसका हर रिश्ता हमारे व्यक्तित्व को एक रूप देता है और रिश्तों की बनावट, उनसे जुड़े सुख दुख हमारी जिंदगी का आईना होते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी को संवारने संभालने में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कईयों की जिंदगी के रुख बदल देते हैं, अपराध का भयानक रूप ले लेते हैं। यस, हाँ, तुमने तो कहा था कि काम पूरा होने पर पूरे पैसे मिल जाएंगे। अब अपनी जुबान से क्यों मुकर कर रहे हो तुम? बाकी की इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना? सुनो, घर पे पुलिस आई हुई है, तो मुझे फोन मत करना, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है ना? सर, 15 साल की लव मैरिज में एक दिन भी मेरी बेटी को वो महेश सुख नहीं दे पाया। बड़े बड़े वादे करके शादी तो कर ली उसने, लेकिन मेरी बेटी और नाती की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सर, केबल टीवी का बिजनेस है उसका, ना तो अच्छे पैसे कमाता है, ना ही बिजनेस को बढ़ोतरी कर रहा है। मेरी बहन ने काफी कोशिश की कि उसे अकल आ जाए, लेकिन वो है कि लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। सर,
हमारे झगड़ों का असर हमारे बेटे सनी पर हो रहा था। उस दिन भी जब सनी का रिजल्ट आया तो वो एक बार फिर एग्जाम में फेल हो गया था, लेकिन इससे महेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगर आज मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो मेरे बेटे का भविष्य भी उसके बाप की तरह हो जाएगा। इसलिए मैंने उस दिन महेश को डिवोर्स देने का फैसला लिया। सर कुछ पता चला क्या सन्नी का? आप कौन? सर ये मेरी वाइफ प्रीति है। आप लोग एक बात बताइए, कल सनी महेश के घर कब गया था? सर मैं खुद छोड़ने गया था शाम को 5 बजे, उसके स्कूल से आने के बाद। सुनियो, 2-3 घंटे बाद आता हूँ तुझे लेने को। ओके नानू। जा। शाम को जब लेने के लिए गया तो महेश ने कहा कि वो वहां आया ही नहीं। एक बात बताइए सर, अगर ये सनी को महेश के घर लेके गए थे तो सनी वही होना चाहिए ना? पर महेश ने हमें ये बताया था कि सनी उसके घर आया ही नहीं था। सनी के पास मोबाइल था? नहीं सर, कोई मोबाइल नहीं था उसके पास। सर प्लीज मेरे बेटे को ढूंढिए। जैसे जैसे वक्त जा रहा मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही है। नहीं समझ में आ रहा कि सनी कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा मेरा बेटा। आप सनी के स्कूल की डिटेल दे सकते हैं? जी सर। ये लीजिए सर। आप घबराएं नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको लाने की। पॉइंट इसकी डिटेल से वेरीफाई करो, ठीक है? तुम कौन हो? सर ये हमारा पड़ोसी है, मेरी बेटी का दोस्त। आओ बेटा, आओ अंदर आओ। शिखा और महेश के रिश्ते का तनाव कुछ ऐसी हद तक पहुंच गया था जहां अपने बेटे सनी के अचानक गायब हो जाने का जिम्मेदार वो एक दूसरे को ठहरा रहे थे। माँ बाप की लड़ाई में सबसे पहले बच्चे ही पिसते हैं, और अगर ये लड़ाई बच्चे की कस्टडी तक पहुंच जाए तो दोनों ही अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या शिखा या महेश ने ही सनी को गायब किया था, या फिर उसके गायब होने की वजह कुछ और ही है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप के झगड़ों से तंग आकर ही बेटा खुद ही कहीं चला गया? बट पॉसिबल। तुम एक काम करो, महेश और दामिनी के नेबर्स से, सनी के स्कूल से, उसके दोस्तों से पूरी इस परिवार की हिस्ट्री निकालो। क्विक। ठीक है सर। क्या है? क्या चाहिए? 500 रुपए चाहिए थे बस। क्यों? आजकल एक बोतल में मन नहीं भरता? नहीं नहीं, कसम से ऐसा नहीं है। वो असल में दांत टूट गया ना एक, तो वो डेंटिस्ट के पास जाना, तो दुख रहा है बहुत। वो ये खूब जानते हो तुम्हारे दांत का नहीं दर्द। नहीं, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ मैं। आंखें ना जरा बचा के रखना, संदूक पे डागने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही वो। मिल गया ना पैसे? हाँ। जाओ। सर सनी के स्कूल से पता चला है कि वो बीमार होने की वजह से 21 तारीख से ही लीव पर है, और उसने सिक लीव एप्लीकेशन भी देके रखी है सर। व्हाट? यस सर। लेकिन धीरज को तो कहना है कि 27 तारीख को वो सनी को स्कूल के बाद में महेश के घर लेकर गया है। मैं खुद छोड़ने गया था शाम को 5 बजे, उसके स्कूल से आने के बाद। सिक लीव एप्लीकेशन पे माँ बाप की सिग्नेचर होती है, फिर ये सिग्नेचर किसकी है? पांडे, इसका पता करना पड़ेगा। सर ये देखिए, ये हैंडराइटिंग सनी की है। और ये सिग्नेचर? ये सिग्नेचर मेरे नहीं है सर। सर किसी ने मेरे सिग्नेचर की नकल की है। सर प्लीज आप मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए, कहीं मेरा सनी किसी मुसीबत में ना हो। ठीक है, चलो। सर
इससे तो साफ है कि सनी ने अपनी लीव एप्लीकेशन खुद लिखी, उसके बाद किसी और से साइन करवा ली उसने। पांडे, ऐसा भी हो सकता है कि उसने खुद साइन की हो। तुम एक काम करो, महेश की हैंडराइटिंग सिग्नेचर के साथ टैली करो, ठीक है? सनी के स्कूल जाओ, उसके दोस्तों से मिलो, पूरी डिटेल निकालो। कुछ तो ऐसा है जो उन लोग जानते हैं जिससे हमें इस रहस्य का राज मिल सकता है। ठीक है सर, ओके। वाकई सनी के परिवार में बहुत उथल पुथल थी और कोई बड़ी बात नहीं थी कि इन्हीं में से ही कोई एक खलिश सनी की गुमशुदगी की वजह बनी हो। पुलिस को सनी की डायरी में उसी की हैंडराइटिंग में लिखी स्कूल लीव एप्लीकेशन मिली, जिसने शिखा को भी हैरान कर दिया। ये सिग्नेचर मेरे नहीं है सर। पर सोचने वाली बात यह थी कि उस स्कूल लीव एप्लीकेशन पर शिखा के साइन किसने किए और क्यों। सर सनी के क्लासमेट से पूछताछ में पता चला है कि रोहन नाम का एक लड़का है जिससे सनी अपनी सारी बातें शेयर करता है। हाँ, लेकिन वो रोहन से बात किया करता था। और सर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कहना है कि सनी के लीव एप्लीकेशन पे जो शिखा के फेक साइन थे वो महेश ने नहीं बल्कि सनी ने खुद किए थे सर। इसका मतलब ये है कि इस रहस्य की गुत्थी जो है वो सनी का दोस्त रोहन ही खोल सकता है। चलो सर। सनी का है? सर मुझे नहीं मालूम सनी का है। मम्मी मैं ट्यूशन के लिए चलता हूँ। एक मिनट इधर आओ। देखो, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुमको मालूम है कि सनी कहाँ है। सच में नहीं मालूम सर मुझे सनी का। पता है तुम्हें? हाँ, आखिरी बात पूछो। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। सर वो चलो अपनी बेटा, मैं चलती हूँ। हाँ, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। बाय। अरे प्रीति, कहाँ जा रही हो? देख नहीं रहे, यूनिफॉर्म में हूँ। हाँ, लेकिन आज तो तुम्हारा ऑफ था ना। केरोसिस की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसकी जगह मुझे बुलाया। प्रीति, तुम्हें मालूम है ना अपनी के एग्जाम्स चल रहे हैं। एटलीस्ट अब तो रिप्लेसमेंट ड्यूटी मना कर सकती हो ना। कर सकती हूँ ना, अगर तुम्हारी कमाई अच्छी होती तो। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब से ना दिल्ली जैसे शहर में अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते, और ना ही हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर होगा। जब तक वो तुम्हारी फार्मेसी की दुकान खुलेगी ना, तब तक ना तो मैं कमाने लायक बचूंगी, ना ही तो। बस करो, जब देखो मुझे ताने मारती रहती हो। निकम्मा नहीं हूं मैं। तो शुक्र करो कि इस घर में टिकी हुई अब तक मैं। अगर तुम्हारी बहन की तरह होती ना, तो अब तक ये घर उजड़ चुका होता। अब हटो, मुझे देर हो रही है। जितना भी कमाता हो सफिशिएंट है हमारे लिए। सनी, सनी, सनी बच्चे, तू पागल हो गया? हाँ, यहाँ क्या कर रहा है? मम्मा कितना परेशान हो गई थी, पता है तुझे ढूंढते ढूंढते। चल अपना घर चल। कौन सा घर? बेटा सनी, 5 दिनों से आप स्कूल नहीं जा रहे हो। 1 हफ्ते से अपना घर छोड़कर तुम यहाँ पर पड़े हुए हो। क्या वजह है इसकी? सर मेरे मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते थे। मम्मी को पापा नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे मम्मी पापा दोनों के साथ रहना था। सर अगर मैं पापा के घर जाता तो मम्मी और नानी मुझे वहां से लेकर आ जाते। सर इसीलिए भागकर मैं यहाँ पर आ गया। काम ठीक से हो जाएगा ना? आज तक कोई दिक्कत आई है क्या? और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से अपनी सारी परेशानी मुझ पे छोड़ दे। और अब तो तूने पैसे भी दे दिए, समझ तेरा काम हो लिया। चल। सनी बेटा, अब यही हमारा घर है। नहीं, अगर आप और पापा हमारे घर में एक साथ नहीं रह सकते तो मैं भी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए भाग गया था मैं। सनी, वो देखो नानी खाना लेकर आई है ना। लो। अच्छा शिखा, कल मैंने रजत को खाने पे बुलाया। उसे तेरे हाथ की बिरयानी पसंद है ना, वही बनाना तू। हाँ, आपको तो मेरे पापा कभी पसंद ही नहीं थे। जब देखो आप मेरी मम्मी को मेरे पापा के खिलाफ भड़काती रहती थी। खुश है ना आप? हाँ सनी, मुझे तेरे पापा कभी पसंद नहीं आए। अगर शिखा जिद नहीं करती ना, तो अब तक वो रजत के साथ खुश रहती। लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी बसा कर रहूंगी, और उसके लिए मुझे तेरी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है, समझा? मम्मी आप क्या कहती है कि ये हमारा घर है, इनकी वजह से आप और पापा लगे?
इनकी वजह से आज हमारा कोई घर नहीं है। सनी ऐसा नहीं कहते। इन्होंने हमारी फैमिली को खत्म कर दिया। सच कहते हैं शिखा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आखिर है तो महेश का ही खून ना, उसी का रंग चढ़ा है। चुप रहिए। सनी, सनी, माँ, माँ, प्रीति, प्रीति, कहाँ गए? शिखा दी, शिखा दी, माँ, माँ, शिखा दीदी, माँ, माँ को क्या हो गया? माँ, माँ, आनंद, यस सर। संदूक पे जितने भी फिंगरप्रिंट से चेक करो। ओके सर। विजय, यस सर। पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर। इस घर में सबसे पहले लाश किसने देखी? सर, मैंने देखी थी। कब देखी? 4:15 के आसपास मैं ऑफिस से आया था। घर में कोई नहीं था और दरवाजा भी खुला था। तूने संदूक क्यों खोला? सवाल कर रहा हूं मैं। सर वो घर खाली देख के तेरी नीयत बिगड़ गई है। एक बात याद रखना, बगैर हमें बताए इस शहर को छोड़ के जाना नहीं। जाओ, फिंगरप्रिंट्स दो। आप दिन भर कहाँ थी? जी रजत के साथ थी। 4:30 बजे घर वापस आ गई थी। मैं तो ट्रेनिंग के लिए ऑफिस गई हुई थी, तो 5 बजे घर वापस लौटी हूँ। मैं 4:45 तक स्कूल से आई थी। घर पे सिर्फ पापा और शिखा बुआ थे। सब मैं तो यहीं आस पड़ोस में था। फिर शिखा का फोन आया कि दामिनी के साथ ये 5:15 5:30 बजे तक मैं इधर आ गया। सर, स्कूल के बाद मैं पापा के साथ था और 6 बजे तक मैं यहाँ पहुँच गया। किसी ने दामिनी जी का बेरहमी के साथ में कत्ल किया, उनके पैसे और उनके जेवरात लेकर भाग गया। कमाल की बात तो ये है, घर में आने के लिए ना तो ही उसने दरवाजा तोड़ा और ना ही खिड़की से जबरदस्ती गाया। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो उसके पास में डुप्लीकेट चाबी थी या फिर दामिनी जी ने उसको आने की दावत दी थी घर में। किसी के पास में इस घर की डुप्लीकेट चाबी है? नहीं। कोई नौकर? नहीं। संदूक में कितने पैसे थे? 15-20 लाख तो थे ही। आपको किसी पे शक है? मुझे महेश पे शक है सर। वो मतलब दोनों की बनती नहीं थी। सनी, सनी को आज हम खाना खिलाएंगे, है ना सनी? मेरे हाथ से खाओ। अरे सनी बेटा सुनो। सनी, सनी बेटा, पापा, कैसा है तू? ठीक तो है? शिखा, जो हो गया सो हो गया। खत्म कर देते हैं इस झगड़े को। घर चलो शिखा। हाथ मत लगाओ मुझे, समझे? और क्या तमाशा कर रहे हो तुम? निकलो अभी, निकलो अभी यहाँ से। शिखा, मैं तमाशा करूं? मैं तुम्हें घर लेने? चलो घर चलो, घर चलो। उसने कहा ना, अब जाओ, जाओ यहाँ से। आप प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज। देखो महेश, तमाशा करके कोई फायदा नहीं होगा। तुम चुप बैठो। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? तुम क्या बोलोगे यहाँ पर? ये हमारे घर का मामला है। महेश बस। चुप कर तुम। बात करने की तमीज नहीं तुझे? आज आवाज तो बहुत आ रही है आपकी। हाँ?
आज ज्यादा पी ली क्या? मेरे घर में मेरे से ऊंची आवाज नहीं करना बता रहे हैं। क्या कर लोगे? आके फेंक दूंगा। क्या कर लोगे? कर दो, लेके जा। अगर आगे भी सनी को मिलना चाहते हो ना तो निकल जाओ यहाँ से, वरना कंप्लेंट करके लॉकअप में डाल दूंगी। पुलिस को बुलाओगे तुम? पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा, मैं, और लॉकअप में डलवाऊंगा तुम्हें। मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया, मेरे परिवार को तोड़ दिया, तुम्हें जेल में सड़ाऊंगा मैं, याद रखना। फिर पापा पर मेरे साथ थे। महेश के पास घर की चाबी थी? नहीं सर, वो तो सनी के पास थी। महेश है घर पे? जी सर। तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा? वो मेरा फोन टूट गया है तो रिपेयरिंग के लिए दिया है इसलिए। कल दिन भर कहाँ था तू? जी मैं तो दुकान में था, बाद में शाम को सनी से मिलने गए। कितने बजे? करीब 4 साढ़े 4 बजे। मिलने कहाँ गया था तू उससे? वो सर हम लोग पिक्चर देखने गए थे सर। चल मुझे भी बता, कैसी थी पिक्चर? क्या स्टोरी थी? कोई मर्डर वर्डर होता है कि नहीं उसमें? सर ये क्या बात कर रहे हो सर? सर अर्पित घर पे अकेला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी माँ को मार के पैसे निकाल लिए और अपने आप को बेगुनाह बताने के लिए ये सब खेल खेला? क्यों नहीं हो सकता पांडे? पैसे की लालच एक ऐसी लालच है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। पूरे घर वालों की लोकेशन चेक करो। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो पता करना है कि कत्ल कितने बजे हुआ है, तभी जाके हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे शक के दायरे में कौन कौन है। ठीक है सर। दामिनी को किसी ने मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को उसके ही संदूक में बंद कर दिया था। दामिनी एक साधारण गृहिणी थी, माँ थी। आखिर ऐसी महिला की हत्या कौन कर सकता है और क्यों? पैसा अक्सर रिश्तों में दरार लाता है, तो क्या वही कारण था दामिनी के कत्ल का, या फिर इस परिवार में कुछ और राज भी थे जो अब तक पुलिस की नजरों से छुपे हुए थे? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दामिनी की मौत सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई है। दीवार के सैंपल्स में भी दामिनी का खून मिला है सर। इसका मतलब ये हुआ कि दामिनी का सर किसी ने जोर से नुकीली चीज पे मारा है। दिस सीम्स टू बी एन अनप्लान्ड मर्डर। पांडे, कातिल ना तो कोई हथियार लेकर आया और ना ही ये सोच के आया कि मर्डर करने के बाद में वो बॉडी को कहां छिपाएगा। कितने बजे हुआ ये? सर दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे बीच में। घर वालों की लोकेशन चेक की? हाँ सर, मैंने घर वालों की भी लोकेशन चेक की और महेश की भी। सर इन सब के बीच में एक खास बात पता चली है। सर प्रीति ने हमसे झूठ बोला, उस दिन उसका कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं था सर। मैं तो ट्रेनिंग के लिए ऑफिस गई हुई थी, तो 5 बजे घर वापस लौटी हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ प्रीति कहीं आसपास नहीं घर के, राइट? नहीं सर, वो 3 बजे तक महिपालपुर में थी और 3:30 बजे तक पालम आई। फिर उसने झूठ क्यों बोला कि वो 5 बजे घर आई थी? तुम एक काम करो, फौरन उसे पुलिस स्टेशन लेकर आओ, राइट ना? ठीक है सर। मिस प्रीति, जिस दिन मर्डर हुआ है आपके कहने के हिसाब से आप 5 बजे अपने घर पे थी, लेकिन आपके फोन के रिकॉर्ड के हिसाब से आप 3:30 बजे ही पालम पहुंच गई। असली बात क्या है? सर मैं 3:30 बजे ही पालम पहुंच गई थी, लेकिन वो शॉपिंग करनी थी इसलिए मार्केट चली गई थी सर। घर से निकलने के बाद में आपने सिर्फ दिनेश को ही फोन किया, और जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो ये मालूम पड़ा कि आपकी बातचीत दिनेश से अक्सर हुआ करती है। रिश्ता क्या है दिनेश से आपका? सर वो मेरा कलीग है, वो एयरलाइंस के ग्राउंड ऑफिस में है सर। उस दिन बीच रास्ते में उसका कॉल आया कि आज ट्रेनिंग सेशन कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैं अपने एक दोस्त को मिलने के लिए महिपालपुर में ही रुक गई थी सर। दोस्त से? यानी दिनेश से? सर वो सच तो यही है कि मैं महिपालपुर में ही रहता हूँ। प्रीति उस दिन मुझसे ही मिलने आई थी। क्यों? सर वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। देख उसका घर। रघु भाई पता नहीं कहाँ गया। ये भाई यहाँ विक्रम रहता है, पता है कहाँ है? ऐसा मुझे कहाँ से पता था विक्रम कहाँ है? क्या गेम खेल रहे तुम दोनों?
ना वो दुकान पर है ना घर पर है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए मेरे। अगर नहीं दिया ना तो देख ले तेरा क्या हाल करता हूँ। आ जाते कहाँ से। सर 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 मुझे बचा लीजिए सर, वो मुझे मार डालेगा सर। हाँ साहब, इससे पहले भी वो अपने लफंगे दोस्तों से मिलकर मुझे पिटवा चुका है, लेकिन मैं चुप रहा साहब। घर का बच्चा है, सोचा नाम लूंगा तो बदनामी हो जाएगी, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी साहब। खुद भी आया और मुझे मार डालने की धमकी दी। सनी को मैं संभाल लूंगा, लेकिन एक बात बता, ये हमारे पास फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है। अर्पित और दामिनी की उंगलियों के निशान के अलावा संदूक पे तेरी भी उंगलियों के निशान है। हिमाचा क्या है? हो सकता है ना साहब, मेरी बीवी का संदूक है, मेरे कमरे में है, तो हाथ लगता रहता है ना साहब, निशान तो होगा ना। पुलिस को बेवकूफ समझता है। अच्छा हुआ तू यहाँ पर आ गया, वरना हम खुद तुझे उठाने वाले थे। जितना सवाल किया गया उसका जवाब दे, सच सच सब कुछ बता दे। मारना नहीं, मैं बताता हूँ साहब। वो संदूक से गहने और पैसे मैंने ही चुराए थे। सब लत लग गई थी मुझे जुए और शराब की, लेकिन गलती से मुझे चाबी मिल गई तो सारे गहने पैसे मैंने चुरा लिए। मैंने चोरी की है, लेकिन साहब खून मैंने नहीं किया। तूने गहने और पैसे कब चुराए थे? 4 तारीख की सुबह को, लेकिन उस वक्त दामिनी जिंदा थी साहब। सर कितनी अजीब बात है, अगर धीरज ने मर्डर के एक दिन पहले ही संदूक का सारा माल साफ कर दिया था, तो आखिर दामिनी का मर्डर कोई क्यों करेगा? अजय, ऐसा नहीं कि चोर मर्डर नहीं कर सकता, चोर मर्डर भी कर सकता है, लेकिन उसको सलाखों के पीछे डालने के लिए हमारे पास में पुख्ता सबूत चाहिए। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये धीरज सच कह रहा हो सकता है कि उसने सिर्फ चोरी की हो और खून किसी और ने, किसी ऐसे आदमी ने जिसको पैसों की सख्त जरूरत थी। तुम एक काम करो, ये धीरज है ना, इसके साथ साथ में अर्पित पे भी नजर रखो। यस सर। हो सकता है इस कांड में बाप बेटों की मिली भगत हो। सर साहब एक खबर है। सुना तेरे पास बहुत माल आ गया है, नई बाइक ले ली तूने और अपना सारा कर्जा तूने चुका दिया। कहां से आए पैसे? कहां से आए तेरे पास? बोल। संदूक से तेरे बाप ने जो पैसे चुराए थे उसी का खेल है ना ये सब? बता दो। सच बता। सर, माँ के पास पैसे होने के बावजूद उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। सर, वो सब पैसे संदूक वाले नहीं है। तो किसके पैसे? मैंने केमिस्ट शॉप डालने के लिए 5 लाख रघु से उधार लेके केमिस्ट वाले विक्रम को दिए थे, जो बाद में मेरे पैसे लेके फरार हो गया था। ये सारे पैसे मुझे मेरी बीबी प्रीति ने दिए कर्जा चुकाने के लिए। बहुत होशियार समझती है अपने आप को, मुझे ताने मारती थी और खुद काम के नाम पे मुझे धोखा दे रही थी। अर्पित मेरी बात तो सुनो, मैंने जो कुछ किया हम दोनों की भलाई के लिए। चुप, एक और शब्द नहीं, और आज के बाद तुम्हारी नौकरी बंद। प्रीति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई दे रहा तुम्हें? ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? कहीं तुमने ही तो नहीं मारा माँ को? अर्पित, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों माँ को मारूंगी? लेकिन ये पैसे तो वो, ये तो बस अपनी का सोच के पुलिस को नहीं बता रहा हूँ। दादी खो चुकी है, नहीं चाहता कि माँ भी खो जाए। वो तो मेरे पिछले 2-3 सालों की सेविंग्स थी जो मैंने अर्पित से छुपा के रखी थी। सर, मैंने वही अर्पित को दे दी ताकि वो रघु के पैसे लौटा सके। वाह प्रीति जी वाह। ये क्यों नहीं कहती कि अपने धोखेबाजी को छुपाने का मुआवजा दिया था तुमने अपने पति को, और तुम्हारे बेशर्म पति ने बड़े गर्व के साथ उस पैसे को रख भी लिया। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ सर, ऐसा ही था। ये प्रीति अपनी सेविंग्स का झूठ बोलकर हम पे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस पे कड़ी नजर रखो पांडे,
कोई ताज्जुब नहीं होगा कि इस एयर होस्टेस मैडम की एक अपनी गुप्त कहानी हो। ठीक है सर। छोड़ दीजिए सर मेरी बात चलो मेरी बात तो सुनो। क्या इधर आ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हाँ, अय्याशी। सोना कहाँ से आया सर? कहाँ से आया सोना? ये पैसा कहाँ से है? राजे नहीं करते हो? मैं और प्रीति स्मगलिंग रिंग के लिए काम करते हैं सर। सर हम लोग दुबई से गोल्ड स्मगल करके भारत में बेचा करते थे। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, सच सच बता दे, वरना तुम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। सर मेरा यकीन करिए सर, मेरा अपनी सास की खुद में कोई हाथ नहीं है सर। मैं स्मगलिंग अपना फ्यूचर और अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए करती थी। सिक्योर करने के लिए, बर्बाद करने के लिए? ये बात तुम दोनों को तब मालूम पड़ेगी जब तुम्हारी करतूतों की सजा कोर्ट तुमको सुनाएगा। मैं महेश ये कबूल करता हूँ कि मैंने अपनी सास दामिनी का खून किया और इस शर्मिंदगी की वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। वाकई में इस परिवार और इससे जुड़े हादसों की गुत्थी उलझती जा रही थी। महेश की आत्महत्या ने पुलिस को हैरान कर दिया था। दामिनी को मारने की वजह तो उसके पास थी। मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया, मेरे परिवार को तोड़ दिया, तुम्हें जेल में सड़ाऊंगा मैं, याद रखना। क्या वाकई महेश ने सुसाइड किया था या फिर किसी और वजह से उसने अपनी जान ली थी? पुलिस को ये केस अब काफी घुमावदार लगने लगा था और उन्होंने तय कर लिया कि वो इस जुर्म की जड़ों को खोद निकालेंगे। अब सर महेश का मर्डर हो गया। यस सर मैं उस लोकेशन पे भी गया था और ये सुसाइड नोट महेश की जेब से मिला है सर। और सर मैंने उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी मंगा लिए, वो मेरे पास ही है सर। पुलिस ने उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें एक चौंका देने वाला सच पता चला। सर ये तो मार्को से जंगल में फेंक दिया था सर। किसके लिए मारा तुमने? सर प्रीति के लिए सर, प्रीति के लिए, प्रीति के लिए सर। क्यों मारा? कुछ दिनों पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीति और मेरा अफेयर है, उसके कुछ दिनों बाद से प्रीति ने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन वो मेरे घर आई और मुझसे कहा कि महेश को मार डालो, और उसके बदले में वो दोबारा मेरे साथ स्मगलिंग करने को तैयार हो गई। सर मुझे डर था कि मैं अपनी सास दामिनी की खून के इन्वेस्टिगेशन में पकड़ी जा सकती थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी एक गलती मेरी बेटी के फ्यूचर को खराब कर दे। इसलिए मैं इस केस को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहती थी। पर तूने महेश को ही क्यों मारा? सर महेश मेरी सास दामिनी से नफरत करता था। उस दिन तो उसने घर पर आके उन्हें धमकी भी दी थी, और महेश से ना तो मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन था और ना ही कोई लगाव। और दामिनी क्यों मारा? सर अर्पित कर्ज में डूबा हुआ था, वो उसको एक पैसा तक नहीं देती थी, और उसकी वजह से मुझे गलत काम करने पड़ रहे थे। पर मर्डर के टाइम तुम्हारी फोन की लोकेशन जो थी वो महिपालपुर थी। सर मैं दिनेश को 1 बजे मिली थी। मैंने अपना फोन दिनेश को दे दिया ताकि सबको लगे मैं महिपालपुर में। पांडे, प्रीति के कन्फेशन से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। हाँ सर, क्योंकि अगर ये प्लान मर्डर होता तो ये अपने साथ मर्डर वेपन भी लाती और बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान भी बनाती। नहीं साहब, इसने जुर्म कबूल क्यों किया? देखो पांडे, इसमें 2 ही बात हो सकती है, या तो इसके ऊपर किसी का दबाव है या फिर ये किसी को बचा रही है। सर दादी को मम्मी ने नहीं, मैंने मारा था। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, ट्रेनिंग सेशन है, बोल के निकल रही हूँ।
इसलिए घर वापस जल्दी लौटना पड़ेगा। तो मुझे जल्दी फ्री कर देना। हाँ बाय। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, काम के बारे में बात कर रही थी। रोक। काम के बहाने किससे मिलने जाती है खूब जानती हूँ मैं। देख, ये आवारागर्दी करना छोड़ दे तू। मैं कोई आवारागर्दी नहीं कर रही हूँ, अपने काम पर जा रही हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। आप पैसों पर कुंडली जो मारकर बैठी हुई हैं। अगर मैं अर्पित को बताऊंगी ना तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा वो तुझे। आपने जिसको बताना है बता दीजिए, मुझे किसी का डर नहीं है। प्रीति, प्रीति रुक, अभी फोन करती हूँ अर्पित को। दादी फोन मत कीजिए प्लीज, दादी फोन मत कीजिए। छोड़ दादी, मेरे मम्मी पापा को अलग मत कीजिए। दादी फोन छोड़, मैं नहीं छोड़। निकल मानी हूँ मैं। तो शुक्र करो कि इस घर में टिकी हुई अब तक मैं। अगर तुम्हारी बहन की तरह होती ना तो अब तक ये घर उजड़ चुका होता। मैं मम्मी पापा के साथ रहना चाहती थी, लेकिन दादी उन्हें भी अलग कर देती। मैं दादी को मारना नहीं चाहती थी, मैं बस सबके साथ रहना चाहती थी। फिर क्या हुआ? तुमने मम्मी को फोन किया? हाँ, माँ ने दादी की लाश को संदूक में छुपा दिया और खून के दाग मिटा दिए। फिर हम दोनों वहां से चले गए। मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया। प्लीज उन्हें छोड़ दो अंकल, प्लीज। मुझे डर था कि अगर ये तहकीकात ऐसी चलती रही तो आप एक दिन अपने तक भी पहुंच जाएंगे, इसलिए मैंने महेश को मरवा दिया। माँ बाप के किए गए काले करतूत उनके बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम थी, आप हमारे पास में आती, पुलिस के पास में आती, उसकी मदद लेती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने वो किया जो कानून के खिलाफ था, इसलिए आपको सजा तो मिलेगी। परिवार हम सब की जिंदगी का अटूट हिस्सा होता है और यहीं पर हमारी सोच, हमारे सिद्धांत, हमारे लक्ष्य की नींव पड़ती है। हर परिवार में उतार चढ़ाव, सुख दुख होते हैं, लेकिन इन कमजोरियों के बावजूद कैसे जिंदगी को गुलजार बनाना है, इस सीख को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने की जिम्मेदारी घर के बड़ों की होती है। और अगर वो ना हो तो वही होता है जो शिखा, सनी और अवनी उनकी गलतियों का शिकार बने। कई बार घर के बड़े अपनी उलझनों में भूल जाते हैं कि बच्चों पर उनकी हर बात का असर पड़ता है, और जब तक इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी कोई चक्रव्यूह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल खेल है जिसे हम अपने अहंकार से उलझा देते हैं। अगर थोड़ी सूझबूझ, थोड़ा सब्र और थोड़ी सोच बदली जाए तो जिंदगी अपना रुख बदल सकती है। जरूरी है कि हम एक सतर्क और जिम्मेदार इंसान बने ताकि हमारी गलतियों का भुगतान हमारे बच्चे ना करें। ये देख, 1000 पॉइंट। अरे रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अरे सर बिजी है, रुकिए। सर हमारी मीठी का कुछ अता पता नहीं है सर। एक मिनट, आराम से बताइए बात क्या है। सर हम हर जगह पे खोज रहे हैं मीठी को, हमें कहीं नहीं मिल रही मीठी। सर ये मीठी है कौन? सर मीठी मीठी हमारी बच्ची है सर। सर आप प्लीज उसे ढूंढिए सर, प्लीज। मम्मी, भैया जल्दी अंदर आओ। अरे क्या हुआ भैया? देखो। हाँ अरे सर, हमने रोज की तरह उसे नहलाया, तैयार किया और फिर सुला दिया। उसको सुलाते सुलाते कब हमारी आंख लगे हमें पता ही नहीं चला। जब हम उठे तो मीठी मीठी। सर हम गलती से घर का दरवाजा बंद करना भूल गए। सर पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ है, कौन हमारी बच्ची को ले गया। प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढे ना, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं भास्कर इसे कब उठा लाया, इसकी सांस भी नहीं चल रही है, लगता है मर गई है। दीपक तू ही बता क्या करें? राजेंद्र भैया, आप हमारी माने तो आप सीधा पुलिस के पास जाएं और पुलिस को सब सच बता दें। हाँ भैया, दीपक जी सही कह रहे हैं। अरे क्या सही कह रहे हैं? बड़ी आई पति के हाँ में हाँ मिलाने वाली। माँ, पर आपके पास इसके अलावा और चारा क्या है? देख, हम सब चारा निकालेंगे, बस तुम इस बारे में किसी से बात मत करना। और तुम अभी के अभी सामान पैक करो और दीपक के पास आसाम चली जाओ। अरे जाओ ना, निकलो। और तुम क्या बड़े होकर के हर वक्त छोटे से सलाह मांगते रहते हो? पर दीपक तो सही सलाह दे रहा है ना माँ। अच्छा, क्या सही कह रहा था?
क्या कहेंगे हम पुलिस से कि भास्कर इसे यहाँ उठा लाया और खेली खेल में मार दिया? तो पुलिस पापा हमें बेटी के साथ चलो। हमें बेच के हाँ हाँ ले जाओ। कहा था ना तुमसे बेटी के साथ यहाँ मत आने देना। एक बच्चा नहीं समझता तुमसे, लेकिन जाओ ऐसे ऐसे भास्कर के साथ बेटी के साथ सर ये हमारा घर है, मिट्टी यहीं अंदर थी। निशा अंदर देखो तुम। शर्मा आसपास पूछताछ करवाओ, शायद किसी ने कुछ विटनेस किया हो। साहब अक्सर हमारी दुकान दोपहर में बंद रहती है, लेकिन दोपहर दुकान बंद करते समय हमने विक्रम के घर से किसी को आते जाते नहीं देखा। पक्का किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं साहब नहीं देखा हमने। ठीक है, अगर कुछ भी याद आए या पता चले हमें जरूर बताना। ठीक है साहब। सरोज तुम आ जाके उन घरों में और तुम बिल्कुल समझ नहीं रहे हो कि हम क्या है? अम्मा हम सब समझ रहे हैं, आप ही गरिमा जी अभी हम थोड़ा बिजी हैं, आपसे थोड़ी देर में बात करें? सॉरी राजेंद्र जी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। वो हमने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आपको सूट कैसा लगा। आप संभालो। ये पीछे आवाज़ें कैसी है? सब ठीक तो है ना? ले जाओ इसे। एक्चुअली गरिमा जी वो घर में थोड़ा सा हम पर यहाँ मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा है और तुम अपनी मंगेतर के साथ बतिया रहे हो। आप ही के कहने पे हम इस उम्र में घोड़ी पे चढ़ रहे हैं और आप हो कि हमें। अच्छा, अगर पहले ही चढ़ जाते ना तो भास्कर को माँ मिल जाती और वो ये सब ना करता जो उसने अब किया है। माँ ये सब उसने बचपने में किया है और अगर हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे बताने के लिए तो सब के सब फंसेंगे। और क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है? शैलेश जी आप हमारे जवाई हैं, आप ही बताइए हम क्या करें। अब हम क्या बोले? मम्मी किनसे पूछ रही हो आप? ये तो सीधा पुलिस के पास ही जाएंगे। इन्हें तो मौका मिल गया हम सबको बदनाम करने का। तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हो? माँ आपको जो ठीक लगता है ना वही कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये तो हमारी बच्ची को लेके जा रहे हैं। ये हमारी बच्ची। कौन हो सकता है ये? सर समझ नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है ये। सर अभी अभी हनुमान चौक के बीच चौकी से फोन आया था। इस आदमी को अपनी बाइक पे हनुमान चौक के एक सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर किया गया। इसके साथ कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इसके कंधे पे एक बैग था। हो सकता है उसने मिट्टी को उस बैग में रखा। उस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को मंगा लिया। सर हनुमान चौक हनुमान नगर में है ना? सर वहाँ मेरे पहले पति का घर है। जी हमें घर की तलाशी लेनी है। देखिए सर, बिना सर्च वारंट के आप ये सब नहीं कर सकते हो। सर्च वारंट है हमारे पास। शर्मा पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखिए सर, आप हमारी बात सुनिए, बताइए तो सही बात क्या है? आपकी बहू रितु ने कंप्लेंट लिखवाई है। उसे शक है कि उसकी बेटी मीठी आपके घर पे है। सर मीठी या नहीं है, रितु ने हम पे झूठा आरोप लगाया है। अब झूठा आरोप है या सच्चा ये तो हम पता लगा ही लेंगे। आप हमें अपना काम करने दीजिए। सर हम आपसे कह रहे हैं यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, मीठी नहीं है यहाँ पे। सर घर में मीठी और कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन ये बच्चों का डायपर है, वो भी यूज्ड। सर डायपर मिला इसका मतलब ये तो नहीं है कि मीठी भी यहाँ है। लेकिन आपके घर में हमें कोई ऐसा छोटा बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा जो ये डायपर इस्तेमाल करता हो। हाँ सर, पर रितु यहाँ अक्सर आती है भास्कर से मिलने और मीठी भी उसके साथ होती है। वही छोड़ गई होगी। रितु यहाँ आती है? जी। ये भास्कर कौन? सर भास्कर ये रितु और राजेंद्र का बेटा है और इसी से मिलने रितु यहाँ आए दिन आती रहती है। अभी 2 दिन पहले भी वो यहीं थी, 2 घंटे तक उसके साथ कमरे में बैठी थी, तब मीठी भी थी उसके साथ, तभी छूट गया होगा। भास्कर बेटा ये फोटो ध्यान से देखो। ये मीठी ही है ना?
कि आज ये यहाँ आई थी? आपने देखा इसको? देखो बेटा, अगर तुमसे कोई भी पूछे ना मीठी के बारे में तो किसी को मत बताना कि तुम मीठी को यहाँ लाए थे, हाँ? क्योंकि अगर तुमने किसी को बताया ना कि मीठी यहाँ थी तो तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हारे पापा भी दूर हो जाएंगे। घबराओ नहीं बेटा। नहीं देखा, मीठी को नहीं देखा हमने, नहीं। सर, कहा था ना हमने आपसे, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, मीठी है ही नहीं यहाँ। रितु ने इस फैमिली पे शक जताया है, वो झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन रितु ने यह भी बोला था कि जो आदमी बाइक पर दिख रहा है वो राजेंद्र नहीं था। लेकिन सर ये भी तो मुमकिन है कि उस आदमी का इस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन हो। अब ये तो तभी पता चलेगा जब उस किडनैपर की पहचान होगी। सर इस घर के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है, ना ही यहाँ किसी ने कोई सस्पिशियस नोटिस किया है। सर जिस आदमी को हमने बाइक पे बैग के साथ देखा था, जिस पे हमें शक था कि वो मीठी को किडनैप करके गया है, उसकी फोटो को यहाँ किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन उस किडनैपर को यहाँ हनुमान चौक पे तो देखा ही गया था। आसपास पूछताछ जारी रखो, हो सकता है कुछ पता चले। ओके सर। के नजदीक एक डंपिंग ग्राउंड से मिली। मिठी की हत्या दम घुटने से हुई, लेकिन यह हत्या किसने और किस इरादे से की थी, यह पुलिस के लिए भी एक रहस्य बन गया था। और पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया था। और वक्त के साथ साथ मिठी की हत्या से जुड़ा यह राज राजेंद्र और उसके परिवार ने अपने सीने की गहराइयों में दफन कर लिया था और जिंदगी की नई शुरुआत में लग गए थे। लेकिन जिस घड़ी को वो एक नई शुरुआत समझ रहे थे, क्या वो वाकई में एक नई शुरुआत थी या फिर किसी अनहोनी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी? हाँ लगा दो भाई यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे लाइटिंग छोड़ना है। हाँ और पिताजी लाइट्स के बाद मिठाई वालों को मैं फोन कर दूंगा। ए सुषमा, आ गए लोग, आओ। अरे दीपक जी आ गए आप लोग। अंकल जी आप परेशान मत होइए, अभी तो बस हमर चंचल ही आए हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। खुश। वो चाचा जी एक्चुअली हम लोग सीधा आसाम से आ रहे हैं। माँ जी ने कहा था कि हम लोग एयरपोर्ट से डायरेक्टली यहीं पहुँच जाएं, तो हम लोग यहीं आ गए। तो राजेंद्र जी कब तक आएंगे? जी भैया से हमारी एयरपोर्ट पे बात हुई थी, तो निकलने ही वाले थे, आने वाले होंगे वो भी। हाँ हाँ दीपक, हम लोग निकल रहे हैं। हाँ बोल दे उन लोग को बस 1 घंटे पहुंचने वाले हैं। हाँ भैया ठीक है, लेकिन आपने अपनी सेल्फी नहीं भेजी हमें अब तक। हाँ हाँ भेजता हूँ, तू टेंशन मत ले। अरे ये फोटो। अरे राम कहाँ रह गया? राम, अरे भाई ए राम इधर आओ। अरे भाई जब देखो फोन पे ही बतियाते रहते हो, आ जाओ जरा ये फोटो खींचो फटाफट। घर से फोन आ गया था। कोई बात नहीं। चलो लीजिए। चलो आप लोग गाड़ी में बैठो, आइए आ जाओ फटाफट बैठिए। साहब जी 1 मिनट। हाँ जल्दी बात करके आओ। ठीक। अरे सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? लेकिन निशा दीदी नहीं दिख रही इसमें। बेटा संभल के। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। क्या हुआ दीपक जी, किसी से बात हुई क्या? नहीं, ना ही मम्मी का फोन लग रहा है, ना ही भैया का, ना ही शैलेश जी का। एक काम कीजिए ना, निशा दी का नंबर लगा लीजिए। नहीं, उनकी तबीयत खराब थी तो वो घर ही रुक गई हैं। दीपक जी क्या वो कुछ बात हुई उनसे? जी बात तो नहीं हो पाई है। हमें लगता है शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। हम देख के आते हैं। हाँ आते हैं।
हाँ दीपक, कुछ पता चला? निशा दीदी, हम गाजियाबाद से मेरठ तक पूरे रास्ते उन्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। दीपक, रास्ते पे ढूंढने से कुछ नहीं होगा, हमें तो सीधा सीधा उस राम पे शक जा रहा है। अरे वही ड्राइवर। क्या? अरे इसको कुछ अता पता ही नहीं है और ना ही फोन उठा रहा है वो। राम उन लोगों के साथ घर से नहीं निकला था? नहीं, राजेंद्र भैया खुद ड्राइव करके गए हैं। और भैया से जब हमारी बात हुई उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। क्या नाम बताया आपने अपने भाई का? राजेंद्र शर्मा। आपका भाई राजेंद्र और आपकी माँ कमला हनुमान नगर में रहते हैं? जी सर। सर हमारे भाई के साथ उनके बेटे भास्कर, हमारी जीजा शैली जी और हमारी माँ थी। सर शाम 4 बजे वो लोग मेरठ से गाजियाबाद के लिए निकले थे। हम जानते हैं इन्हें। आपके भाई की पहली बीवी रितु ने मीठी के मर्डर का इल्जाम लगाया था इन पे। उसके घर वाले ये काम जरूर कर सकते सर, वो हमसे बहुत चिढ़ते थे। लेकिन तब आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। हम मिलिट्री में है सर, फिलहाल आसाम में पोस्टिंग है। सर प्लीज हमारे भाई को ढूंढिए जल्दी। हम पता कर रहे हैं उन्हें। राजेंद्र की गाजियाबाद में कहाँ सगाई होने वाली थी? गाजियाबाद वैशाली में, करीमा भाभी के घर पे। और कौन सी गाड़ी से गए थे आपके भैया? सर व्हाइट कलर की एसयूवी थी, UP XX621D नंबर है सर। वो जब घर से निकल रहे थे तो ड्राइवर को कुछ काम आ गया, तो हमारे भाई खुद ही ड्राइव करके आ रहे थे। अब ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ सर, उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। ठीक है, ड्राइवर का नाम, फोन नंबर, एड्रेस तीनों दो हमें। हाँ जी सर। हेलो सर, ड्राइवर रामबिष्ट के घर पे तो ताला लगा है। मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि रामबिष्ट का तो पता नहीं, लेकिन उसकी बीवी अपने बच्चे को लेकर जल्दबाजी में कहीं निकली है। हो सकता है राम का अपनी फैमिली के साथ गायब होने का प्लान हो। ये पता करो ये लोग कहाँ हो सकते हैं, और राम की बीवी का फोन नंबर भी पता करो। ओके सर। मेरठ से गाजियाबाद के बीच हर सिग्नल, हर बीट चौकी पर उन तक पहुंचने के सिरे ढूंढ रही थी। और इसी दौरान राजेंद्र का ड्राइवर राम बिष्ट मेरठ के एक सरकारी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ चला गया था? हमारी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी साहब, इसलिए हॉस्पिटल चले गए थे साहब। ये लो, दीपक फिर से मजाक कर रहा है। साहब जी, हमारी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, हमारी बीवी उसको लेकर हॉस्पिटल गई है, हमको भी जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद ही गाड़ी चला लूंगा। धन्यवाद साहब। एक काम करो, पैसे रख लो, और डॉक्टर क्या बोलता है बताना। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। तूने अपना फोन क्यों बंद कर रखा था? साहब हमारा फोन चार्ज नहीं था साहब, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं साहब। क्या बात? शाम को 2 लोग बाइक से बार बार घर का चक्कर लगा रहे थे। लीजिए लीजिए। चलो आप लोग गाड़ी में बैठो, आइए। किसके घर का? राजेंद्र साहब का। कौन थे वो बाइक वाले? साहब वो लोग हेलमेट लगाए हुए थे, हम उनका चेहरा नहीं देख पाए और गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाए साहब, लेकिन हमको लग रहा था कि वो लोग घर पर नजर रखे हुए थे। तो तूने ये बात अपने साहब राजेंद्र को क्यों नहीं बताई? साहब बेटी की बीमारी को सुन के घबरा गए थे साहब, इसलिए हमको जल्दी जल्दी बताने का ध्यान नहीं रहा था साहब। कुछ छुपा तो नहीं रहा ना हमसे? नहीं साहब, कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं साहब। ये ड्राइवर राम के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, इसकी आज की सारी एक्टिविटीज पता करो। हो सकता है इसका हॉस्पिटल जाना अपनी एलिबाई खड़ी करने की कोशिश हो। जी सर। सर राजेंद्र की गाड़ी आश्रम मेरठ से मोदी नगर गाजियाबाद रोड की तरफ आते हुए 2 सिग्नल की सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। ये उसकी फुटेज। ये देखिए सर, 2 बाइक सवार लगातार राजेंद्र की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। हाँ साहब, यही दोनों थे। उस दिन ये बार बार घर के चक्कर लगा रहे थे। दोनों बाइकर्स ने हेलमेट पहने हैं, लेकिन दोनों बाइक्स के नंबर विजिबल नहीं। पता करो ये बाइक्स किसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं। सब बच्चा जिंदा है। संतोष, बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। सर गाड़ी में कोई क्लू नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा किसने किया होगा। फॉरेंसिक टीम का क्या अपडेट है? सर ऑन द वे।
गाड़ी के अंदर हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन गाड़ी के बाहर ये पतले से टायर के स्किड मार्क्स हैं। देखने से ऐसा लगता है किसी स्कूटर या बाइक ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की है। सर क्या ये वो बाइकर्स हो सकते हैं जो गाड़ी का पीछा कर रहे हैं? हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? राजेंद्र की मां और जीजा को बेरहमी से मार दिया गया, तो फिर भास्कर के साथ ये दया क्यों दिखाई गई? ये सवाल बहुत जल्द इस केस की दिशा बदलने वाला था। जिन बाइक्स पर हमलावर राजेंद्र की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, पुलिस को वो बाइक्स गाजियाबाद नोएडा रोड पर मिली और ये पता चला कि ये दोनों बाइक्स इस हमले को अंजाम देने के लिए चोरी की गई थी। शर्मा, ये लोग जो भी थे प्रोफेशनल किलर थे। जरूर उन्होंने राजेंद्र के घर वालों को मारने की सुपारी ली होगी। लेकिन सर घर वालों में राजेंद्र के भाई और बहन दीपक और निशा और दीपक की बीवी चंचल क्यों नहीं थी? मेरा मतलब है राजेंद्र अपनी सगाई के लिए जा रहा था, लेकिन निशा अपने घर पे बैठी हुई थी। दीपक और चंचल गाजियाबाद में गरिमा के घर पे थे। सर दीपक और उसके परिवार वाले आए, आपसे मिलना चाहते। भेजो। सर हम और चंचल आसाम से राजेंद्र भाई की सगाई के लिए आए थे। एयरपोर्ट पे उतरे तो माँ का फोन आया। माँ ने कहा हम सीधा गरिमा के घर चले जाएं। लेकिन आप तो मेरठ में ही थी, फिर आप अपने भाई की सगाई में क्यों नहीं जा रही थी? निशा तैयार नहीं हुई अब तक? आपने शैलेश को क्यों बुलाया? बेटा, बड़े भाई की सगाई है तुम्हारी, जमाई को नहीं बुलाएंगे क्या? हाँ तो ठीक है, फिर उसके साथ ही जाओ, हम नहीं जा रहे। तुम पागल हो गई हो क्या? भाई की सगाई के दिन भी इस तरह से कलेश मचाओगी घर में? चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। निशा। माँ, अगर निशा को हमसे कोई प्रॉब्लम है तो हम वापस चले जाते हैं। नहीं शैलेश जी, इसे अगर नहीं चलना तो बेशक ना आए, आप हमारे साथ चलिए। क्यों गोंद की तरह चिपक गए हो हमारे साथ? हाँ, समझ में नहीं आता कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते? निशा, जान क्यों नहीं छोड़ देते हमारी? हमें तुमसे बात करनी है। निशा, हमें कोई बात नहीं करनी। निशा। सर, उस दिन अचानक हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मम्मी ने बोला कि हम घर पर ही रुक जाएं। आप लोगों को किसी पे शक जो आपके परिवार वालों को मरवा दे? सर, हमें उस ऋतु पर शक हो रहा है, उसी ने मरवाया होगा हमारे घर वालों को। ऋतु आपके भाई राजेंद्र की पहली बीवी? जी हाँ सर। सर, ऋतु हमेशा से हमसे चिढ़ती आई है, उसे लगता है कि मीठी को भी हमने ही मरवाया है। कहाँ ले जा रही हो इसे? तुम लोगों ने मीठी को मारा है और अब हमारा बच्चा हत्यारों के साथ नहीं रहेगा। क्या पता कल को तुम इसे भी मार दो। पागल हो गई हो तुम? हम मारेंगे भास्कर को? हाँ, तुम भूल गई हो, तुमने छोड़ के गई थी इसे और कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। तुम इसे नहीं ले जा सकती। ठीक है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, हम हमारे बच्चे को यहाँ से लेकर ही जाएंगे और ये भी साबित कर देंगे कि मीठी को तुम लोगों ने ही मारा। लेकिन सर, वो कुछ साबित ही नहीं कर पाई। शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में ऋतु ने हमारे घर वालों को मरवाया हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो ऋतु और राजेंद्र में डाइवोर्स हो गया? सर डाइवोर्स ऋतु भाभी ने मांगा था राजेंद्र भैया से। सर, उन्होंने राजेंद्र भैया से शादी तो कर ली, लेकिन उन्हें कभी पसंद नहीं किया। हमारी कुंडली जरूर मिल गई, लेकिन तुम बिल्कुल भी वैसे पति नहीं हो जैसा हम चाहते थे। जब हम पसंद नहीं थे तो शादी के लिए हाँ क्यों बोली? हमारे घर वालों के सामने हमारी नहीं चली और हमें लगा था कि शादी के बाद हम तुम्हें बदल देंगे, लेकिन तुमने तो अब तक कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं सीखा। भैया अपना दर्द हमसे शेयर किया करते थे। माँ को लगता था कि भास्कर के पैदा हो जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सर सच ये था कि ऋतु भाभी का पहले से ही विक्रम के साथ अफेयर था। सर, ऋतु भाभी ने विक्रम के लिए भैया को ही नहीं बल्कि
भास्कर को भी छोड़ दिया था। भैया बुरी तरह से टूट गए थे सर। भैया ने अपने आंसू कभी भी किसी को नहीं दिखाए और सब कुछ भूलकर अपने आप को बिजनेस में एंगेज कर लिया। अभी थोड़े टाइम पहले ही माँ ने भैया के लिए गरिमा भाभी को पसंद किया। तो राजेंद्र और गरिमा की एंगेजमेंट दोनों फैमिलीज की रजामंदी से हो रही थी? जी सर। गरिमा हमारी जनरेशन तुमसे 20 साल पीछे है। मतलब तुम्हारी एज 22 की है और हम 42 के हैं। तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको है तो आप बता दीजिए। एक है। क्या? माँ ने तुमसे बताया होगा कि भास्कर, क्या तुम एक 10 साल के बच्चे की माँ कहलाना पसंद करोगी? आपने बिल्कुल सही कहा था। हमारी और आपके जनरेशन में वाकई बहुत फर्क है। पर पता है आपको, आपके जनरेशन के लोग उम्र के बारे में बहुत सोचते हैं, पर हमारी जनरेशन में ये सब बातें ओल्ड फैशन कहलाती है। हमारे लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती। गरिमा अपने से 20 साल बड़े राजेंद्र की सिर्फ बीवी ही नहीं, बल्कि राजेंद्र के 10 साल के बेटे की मां भी बनने वाली थी। और ये शादी वो अपनी खुशी से करना चाहती थी। ये बात भी इतनी सहज नहीं थी। राजेंद्र के भाई दीपक और बहन निशा ने ऋतु और उसके दूसरे पति विक्रम पर उन हमलों का शक जताया, जिसकी पुलिस द्वारा पुष्टि की जा रही थी। लेकिन गलती राजेंद्र और राजेंद्र की मां से भी हुई थी कि उन्होंने पुलिस से यह सच छिपाया कि मिठी की लाश भास्कर के पास देखी गई थी। राजेंद्र पर हुए हमले का क्या मिठी के मर्डर से कोई कनेक्शन था? क्या भास्कर जानता था कि मिठी को किसने मारा था, और यह भी कि उसके परिवार पर अब किसने हमला किया था? भास्कर बेटा, क्या हुआ था कल आप लोगों के साथ? डरो मत बेटा, तुम्हें पता है ना? तो फिर बताओ हमें। अरे बेटा संभल के। दो बाइक वाले आके सबको मार दिया सबको। भास्कर बेटा तू भाग बेटा, तू भाग बेटा, भाग जा, पर हम वहां से भाग गए। बच्चे को छोड़ी तो पुलिस आ जाएगी, फंसेगा। चल जल्दी, चल। और थोड़ी देर बाद जब हम वहां पे गए तो सब लेटे थे सब। बहुत गंदे थे वो बहुत। बेटा आपने देखा उन बाइक वालों को? हेलमेट पहना था उन्होंने? दोनों ने? मीठी के मर्डर के बाद रितु ने भास्कर को कई बार अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, और इस बात के गवाह तो राजेंद्र के पड़ोसी भी। लेकिन शर्मा ये भी सच है, रितु ने अपने बेटे भास्कर को पहले पति राजेंद्र के पास छोड़कर विक्रम से शादी की, और मिठी के मर्डर का इल्जाम राजेंद्र और उसके परिवार वालों पे लगाया। हो सकता है उसी ने यह सब बदला लेने के लिए किया, क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि हमले में राजेंद्र का पूरा परिवार मर गया, लेकिन सिर्फ भास्कर बच गया, जिसे रितु अपने साथ ले जाना चाहती थी। हो सकता है कि पूरी प्लानिंग रितु की है। भास्कर, लो कुछ खा लो। ये लो थोड़ा खा लो। नहीं पापा चाहिए। हाँ पापा के पास लेके चलेंगे, पहले थोड़ा खा लो। नहीं अच्छा थोड़ा सा तो खा लो, थोड़ा खा लो। तू वैसे ही इतना परेशान है, मुझे और परेशान कर रही है। हाँ तो क्या करे, परेशान कर रखा है इसने, खा ही नहीं रहा है। रितु को बोले इसे लेके जाए, वैसे भी उसी का बेटा है ना ये। पागल हो गई, अब जानती है ना उसे इसकी कोई परवाह नहीं है।
तो हमें भी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, बट हम नहीं संभालेंगे इसे। बेटा, पापा को पता पड़ेगा आपने खाना नहीं खाया तो नाराज होंगे ना पापा। हमारे साथ थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ, आओ थोड़ा सा खाते हैं, फिर पापा के पास चलेंगे, ठीक है? हाँ? सर, हम मरते दम तक ये बात नहीं भूल सकते कि राजेंद्र के घर वालों ने हमारी मीठी को मारा था। लेकिन आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है सर, हमने वैसा कुछ नहीं किया। लेकिन राजेंद्र के घर वालों को मीठी को मरवा के मिला क्या? सर, सताने वालों का कोई मकसद नहीं होता। लेकिन सताने वालों से बदला लेने का मकसद तो हो ही सकता है। सर, आप हम पर शक कर रहे हैं? हमारी बच्ची के कातिल को ढूंढने के बजाय आप हम पर ही शक कर रहे हैं? सर, आप राजेंद्र की फैमिली को नहीं जानते, खासकर उसकी बहन निशा। वो कुछ कम नहीं है। हाँ सर, मीठी के जाने के बाद रितु कानूनी तरीके से एक बार फिर भास्कर की कस्टडी लेने की कोशिश कर रही थी। कैसा कानूनी तरीका? और इस केस से निशा का क्या लेना देना है? सब बात यह है कि भास्कर की कस्टडी लेने से पहले हम एक बार राजेंद्र से बात करना चाहते थे। और उस दिन हम राजेंद्र के घर गए थे तो हमने बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया, तो किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर हमने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो हमने देखा कि एक आदमी निशा के कमरे से निकलकर दूसरी खिड़की से कूदकर भाग गया। खोलो राजेंद्र, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। राजेंद्र का घर पर नहीं है वो। कहाँ गया? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें विक्रम मिल सकता है? हमारे भैया को कोई नहीं मिल सकती? सगाई करने गए हैं वो। चलो अब जाओ, यहाँ पर दिमाग मत खराब करो, चलो। सर, तभी हमें पहली बार पता चला कि राजेंद्र दूसरी शादी कर रहा था। लेकिन आपने जिस आदमी को खिड़की से कूदकर बाहर भागते हुए देखा, वो आदमी कौन था? सर, हमने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन सर जरूर वो निशा का कोई आशिक होगा। आशिक? सर, हमने उस घर में काफी वक्त बिताया और हम निशा को अच्छी तरह से जानते। उसके अपने पति से बिल्कुल भी नहीं जमती थी, इसलिए वो हमेशा मायके में आके पड़ी रहती थी। और माँ जी तो हमेशा उसका घर बसाने की कोशिश करती थी। सर, हमें तो शक है कि निशा और उसके आशिक ने मिलकर ही शैलेश को मारने की कोशिश की हो और माँ जी और राजेंद्र बलि का बकरा बन गए हो। लेकिन भास्कर तो बच गया। सर, हम वही तो शुक्र मना रहे हैं कि हमारा बच्चा बच गया, लेकिन हम हमारे भास्कर को वहां नहीं रहने देंगे। वो अब हमारे साथ रहेगा। सर, बुआ, बाथरूम जाना। देखो, हमारा मूड मत खराब करो, अपने आप चले जाओ। जाओ बाथरूम जाना। बोला ना, अपने आप चल जाओ। चंचल, इसे बाथरूम लेके जाओ। ये लो, जाओ। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहे, जाओ। दीपक, हम यहाँ नहीं रहना, वापस आसाम चलो। क्यों, क्या हुआ? और चंचल, वैसे भी हम अभी नहीं जा सकते हैं। देखो, निशा और भास्कर को हमारी जरूरत है। दीपक, हमें भास्कर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो निशा, उनकी आवभगत नहीं होती हमसे। एक बार हॉल में जाकर देखो कैसे बैठ करके आराम फरमा रही है वो। उन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि माँ जी, भैया और अपने पति की मौत का फर्क पड़ता है उन्हें। बस हमें नहीं रहना यहाँ पे, हमें जाना है। देखो चंचल, समझ, निशा जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? जी। हाँ सर, उस दिन रितु घर पर आई थी, जिस दिन राजेंद्र भैया सगाई के लिए गए थे। लेकिन रितु ने हमें बताया कि जब वो आपके यहाँ आई थी, उसने खिड़की से किसी को कूद के बाहर जाते हुए देखा था। कौन था वो? खिड़की से कूद कर किसी को देखा था? जी। जब हम राजेंद्र भैया को फोन लगा रहे थे, तभी हमने खिड़की से आवाज सुनी। जैसे ही हम खिड़की की तरफ बढ़े, तभी डोरबेल बज गई और हमने देखा कि रितु आई हुई है। दरवाजा खोलो। राजेंद्र का घर पर नहीं है वो। लेकिन रितु ने तो बोला वो तुम्हारा लवर था। सर, उस रितु का दिमाग खराब हो गया है। कुछ छिपा तो नहीं रही ना आप हमसे? लेकिन सर, निशा दीदी आपसे क्यों छुपाएंगे कुछ? लेकिन आपकी निशा दीदी ने ये बात हमें पहले बताई भी तो नहीं।
सर हमने किसी को देखा थोड़ी ना था, हमें लगा कि हमारा वहम है। लेकिन सर अब लग रहा है कि शायद रितु ने ही भेजा हो। वहां वो मम्मी और भैया को मरवा रही होगी और यहाँ घर पर हमारा मर्डर करवाना चाहती हो। शर्मा, मान लो कि निशा ये सच कह रही है, उधर राजेंद्र और उसके घर वालों पे हमला हो रहा था और इधर निशा पे। सर क्या गारंटी कि निशा सच बोल रही है? ये निशा, रितु और विक्रम तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो, तीनों पे नजर रखो। सर देखो, हमको तुमसे बहस नहीं करनी, हम बस यहाँ भास्कर को लेने आए हैं। क्यों? उसे भी अपने साथ ले जाके मरवाना चाहती हैं आप? वो यहाँ पर रहेगा तो तुम लोग उसे मार दोगे। हम माँ है उसकी और वो अब हमारे साथ रहेगा। आपके साथ नहीं रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा। तुम भूल रहे हो कि कोर्ट ने हमें हमारे बच्चे से मिलने की इजाजत दे रखी है, तो तुम हमें भास्कर को ले जाने से नहीं रोक सकते, समझ गए? तो ठीक है, अब पहले की तरह उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको वापस उसे यहीं लाना होगा। और देखिए प्लीज, उसे आप वो सब बातें फिर याद मत दिलाइएगा। उसे अभी भी लगता है कि उसके पापा और दादी वापस आएंगे। उसे सच बता के आप परेशान मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है। भास्कर बेटा आओ। चले। सर, विक्रम के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले कुछ दिनों से वो भगत से काफी बात कर रहा था। ये भगत है कौन? सर एक हिस्ट्री शीटर है, इसे लोग शेरा के नाम से भी जानते हैं। 2 बार चोरी के लिए जेल भी जा चुका है। हो सकता है कि रितु और विक्रम ने इस कांड के लिए भगत को सुपारी दी हो। पता करो ये भगत इस वक्त होगा कहाँ, और ये रितु और विक्रम दोनों को लेके आओ। सर हम बाद में बात करते हैं। रितु, रितु, एक सेकंड आओ। क्या हुआ? एक सेकंड आओ ना। हाँ? तुम भास्कर को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? विक्रम कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारा बच्चा है। हमारा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा है। मीठी हमारी बच्ची थी जिसे इसके बाप और उसके घर वालों ने। भास्कर? मिठी की किडनैपिंग और फिर हत्या से शुरू हुआ यह केस राजेंद्र की मां और जीजा शैलेश की हत्या के बाद अब भास्कर की किडनैपिंग से भी जुड़ गया। यह साफ था कि भास्कर मिठी के साथ हुए अपराध की लीड दे सकता था। तो क्या भास्कर की किडनैपिंग इसी राज पर पर्दा डालने के लिए हुई थी? सस्पेक्ट कई थे, लेकिन इसमें विक्रम और रितु की भूमिका क्या थी कि मिठी के बाद भास्कर की किडनैपिंग भी उन्हीं के घर से हुई थी? क्या राजेंद्र, उसकी मां और जीजा पर हुए जानलेवा हमले का भी रितु और विक्रम से कोई कनेक्शन था? क्या वो वाकई में कोई साजिश कर रहे थे या फिर वो खुद किसी साजिश का शिकार थे? इन सभी सवालों के जवाब के साथ कल इस केस के दूसरे और अंतिम भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।